बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। वीकली हमारी ये जो एक लाइव स्ट्रीम होती है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। आज हम 3 प्लेटफॉर्म्स पे हैं, 2 के बजाय। आज हम फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं और ट्विटर पे भी लाइव हैं। हर बार की तरह मैं दरख्वास्त करूंगा जो बहन भाई हमारे सबसे पहले ज्वाइन करेंगे उनसे कि अगर वो काइंडली आगाह कर दें कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है, वीडियो ऑडियो दोनों आपको ठीक आ रहे हैं। असगर महमूद साहब का एक कमेंट हमें लेना चाहूँगा राइट फ्रॉम द गेट गो। वक़्त की पाबंदी तो लाज़मी है जनाब, बिल्कुल लाज़मी है जनाब, एब्सोल्यूटली मेरी तरफ से माज़रत कबूल कीजिएगा। बस ये फाइनल मिनट्स में 1-2 चीज़ें इधर-उधर वो बस हो ही जाती हैं। इट्स नॉट टू बी प्राउड ऑफ बट आई एम सॉरी रियली। अच्छा, आज मैं खुद ही हूँ, उख्ती आज साथ नहीं होंगी, तो I will do my best to manage everything myself, but if there are any problems, then of course you can let me know, and of course I will do my brutal best. Anyway, एक दो चीज़ें हैं वो पहले मैं चाहता हूँ कि मैं उसको मैं आउट ऑफ वे कर लूँ, उसके बाद फिर मैं लिंक शेयर करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को हम ले सकें। मकसद हमारा, वो जो बहन भाई आज पहली दफ़ा देख रहे हैं, मकसद हमारा ये होता है कि बहुत अरसा हो गया है कि इस्लाम को मुसलसल एक तख्ता मश्क बनाया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी तौर पे हम जंगें नहीं करते हैं, हम मुल्कों पे हमले नहीं करते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनको अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए एक ऐसा दुश्मन चाहिए जिससे वो दुनिया को और ख़ासकर अपने लोगों को सैटिस्फाई कर सकें कि ये वो लोग हैं जो हमें नुकसान देना चाहते हैं। हालाँकि हमें क्यों, और वो उनका अजीबो-गरीब नज़रियात कि ये इस्लाम वाले लोग जो हैं ये पूरी दुनिया में ये आग लगा रहे हैं और ये ऐसे हैं और ये वैसे हैं, दिस दैट एंड द अदर। इस तरह की ये हरकतें करते हैं, तो इट्स ये बड़ा ही अजीब एक तासुर उससे मिलता है, हमें, हम मुसलमानों को मिलता है कि भई हमारा किसी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हम तो अ, अफ्रीका में लोगों को हमसे मेनली इश्यू नहीं है, फार ईस्ट में मेनली प्रॉब्लम नहीं है, साउथ अमेरिका में नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वही लोग जो सिर्फ़ हमें सिर्फ़ एक एक कुछ जंगी कुछ इस तरह के मामलात हैं, सिर्फ़ वही ऐसी हरकतें करते हैं, तो फिर ये हरकतें तो उनको नहीं करनी चाहिए। तो फिर होता क्या है? हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई देखें ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन उनका जो व्यू है वो ये है कि नहीं, चूँकि आप लोग बुरे हैं, हम लोग आप पे हमले करेंगे, आपकी औरतों बच्चों को मारेंगे, ये सारा कुछ करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको साथ जज भी करेंगे कि अब अपना मज़हब हमारे सामने आप साबित करो। दैट्स दैट्स रबिश। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, सिवाय हम लोगों के साथ। तो ये जो मकसद है वो ये है कि हमारे बहुत से बहन-भाई एशिया में भी, पाकिस्तान में, इंडिया में इसी चीज़ से मुतासिर होके वो भी समझने लगते हैं कि ये जो मुसलमान हैं, इन्होंने हर चीज़ का दिफ़ा करना है, हम सवाल करेंगे इनसे और इन्होंने हर चीज़ का जवाब देना है, हमारे सामने वज़ाहतें पेश करनी है। ना, टू हेल विद ऑल दैट, हमने कोई वज़ाहतें पेश नहीं करनी है। सवाल किसी का है, पूछें, वो हमारा काम बनता है, बहसीत मुसलमान हमारी ड्यूटी है कि हम सवालों के जवाब दें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपका कोई भी इज़्म है, वो लिबरलिज़्म है, ह्यूमनिज़्म है, सनातन सनातन हिंदुइज़्म वो है, कोई भी एथियज़्म है, ग्नोसिसिज़्म है और वो एक सुपीरियर आपके पास एक एक चीज़ है इस्लाम के खिलाफ, तो फिर हमसे वज़ाहतें ना माँगे। एब्सोल्युटली नॉट। हमसे फिर आप हमारे सामने आएँ, फिर हम आपसे वज़ाहतें माँगते हैं। एतराज़ करें इस्लाम पे, वो आपका हक है, एब्सोल्युटली यू डू दैट। वो आपका वो हक कोई आपसे छीन नहीं सकता है। लेकिन ये ना समझिएगा कि ये वन वे ट्रैफ़िक होगी कि जिसमें आप आएँगे, इस्लाम के खिलाफ जो मर्ज़ी कहेंगे और फिर कहेंगे कि ये भी साबित करके दिखाएँ और वो भी साबित करके दिखाएँ। मेरा सोना साबित आपको भी करना पड़ेगा। अगर मुझसे कहेंगे ना तख्लीक को साबित करो, तो मैं अपनी ईमान की रोशनी में, मंतक की रोशनी में मैं साबित करूँगा। लेकिन मेरी इवोल्यूशन को साबित आपने करना होगा और वो सबूत ये नहीं होगा कि नहीं साइंसदान ये कहते हैं। नहीं, फिर मेरा अल्लाह पे ईमान है, आपका साइंसदानों पे ईमान है, दैट विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि नहीं आप लोगों में वो इत आप लोग जो हैं वो अच्छा नहीं समझते हैं, गैर मुस्लिमों को, तो मैं कहूँगा फिर साबित करो। जब आप कहेंगे कि आप लोग कहते हैं कि काफ़िरों को जहाँ पकड़ो मारो, तो मैं आपसे कहूँगा फिर इस आयत की तशरीह करो मेरे सामने, बताओ मुझे। इट्स नॉट गोइंग टू बी द केस कि हम ही दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़लूम हैं और हमने ही वज़ाहतें पेश करनी हैं। टू हेल विद ऑल दैट, आई डोंट डू दैट एनीमोर। बहरहाल आपके क्वेश्चन्स वो आ सकते हैं, एब्सोल्यूटली, क्यों नहीं? क्वेश्चन्स आपके मोस्ट वेलकम। अगर मुझे जवाब आता हुआ तो ऑफ कोर्स इट्स माय जॉब कि मैं आपको जवाब दूँ, अगर नहीं आता हुआ देन इट्स माय जॉब कि मैं आपको आपसे टाइम लूँ कि मैं इस पे तहकीक करके दोबारा मैं आपके पास आऊँगा। वैसे हमारी और भी स्ट्रीम्स होती हैं, आमिर हक साहब की है, मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब की है, और भाइयों की स्ट्रीम्स होती हैं। आप वहाँ पे जाएँ, अपने क्वेश्चंस रखें, एब्सोल्युटली क्यों नहीं, वो आपका हक है। राइट, इस पे अब मैं लिंक जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ और लिंक हमारा जो है ये अक्रॉस द प्लेटफ़ॉर्म्स ये शेयर होगा।
अच्छा, ये लिंक के साथ-साथ मैं 2 चीज़ें हाथ से ये और मैं शेयर कर दूँ जब तक हमें लोग जॉइन करते हैं, कि ये पहले आइए पहले पाइए की बेस पे है। यानी कि कितनी जल्दी आप क्लिक करके स्टूडियो में आ जाते हैं, ये आपकी हिम्मत पे है। उसके बाद चूज़ करना वो मेरे इख्तियार में है, और मेरी चॉइस की जो बेस होती है वो ये होती है कि मैं नॉन मुस्लिम्स को प्रेफ़रेंस देता हूँ, इसलिए कि हमारे मुसलमान भाई तो आप कभी भी आपसे सकती है। लेकिन ये चूँकि एक 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 तरह नॉट मुनाज़रा या डिबेटिंग का ये प्लेटफ़ॉर्म तो नहीं है, इतनी देर में डिबेट तो नहीं हो सकती, डिबेट तो एकेडमिक एंडेवर होता है। लेकिन चूँकि बहरहाल एक फ़िक्री क्लैश की बात है, तो मैं फिर चाहता हूँ फिर हमारे वो लोग जो जो इस्लाम को समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, तो फिर उनको मैं ज़्यादा मौका देना चाहता हूँ। दैट्स बेसिकली व्हाट द आइडिया इज़। उसके अलावा जो है वो अब आप मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आप समझते हैं कि आपको वक़्त मैं नहीं दे पाया। साथ-साथ ये जो हमारे शुरू में जो टाइम है वो सबको देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वहाँ से कोई बात ऐसी हुई जो आगे करने वाली है, तो टाइम को एक्सटेंड भी कर देंगे, वो भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर वही घूम फिर के हुआ कि नहीं तेरे को नहीं पता, नहीं इस्लाम खत्म हो रहा है, नहीं ये वो, नहीं वो, तो और कोई उसकी दलील नहीं है, कोई उसकी बात नहीं है, देन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं अपना वक़्त फिर ऐसे लोगों पे ज़ाया नहीं कर सकता। आई वुड रादर टॉक टू पीपल जिनसे एक्चुअली बात हो सकती है। नाउ इससे पहले कि मैं कॉल्स लेना शुरू करूँ, एक आखिरी बात मैं कहूँगा, उसके बाद फिर मैं अपनी पहली कॉल में लेता हूँ। अ, ये हमारे फ़ेसबुक पे जो एक फ़साद मचा हुआ होता है, पार्टिकुलरली यूट्यूब पे इतना नहीं होता, यूट्यूब पे ऑडियंस मेरी और तरह की है। फ़ेसबुक पे हमारी जो ऑडियंस है वो हर वक़्त इस्लाम को ख़त्म करने के लिए अपने तईं वो चले होते हैं। हम मुसलमानों को वो रिग्रेसिव कहते हैं, गालियाँ देते हैं, बट और मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप लोग पढ़े लिखे भी हैं, आपको तो ये प्रॉब्लम भी नहीं है, एक बहाना करते हैं कि नहीं, नहीं जान का खतरा होता है, ये होता है। यहाँ पे तो कोई जान का प्रॉब्लम नहीं है, लोग वॉइस चेंजर लगा के आ जाते हैं, कैमरा आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप हिम्मत क्यों नहीं करते एक दफ़ा? आप तशरीफ़ क्यों नहीं ले आते यहाँ पे? ज़रा बताइए तो सही कि आपका एथियज़्म और आपका लिबरलिज़्म, उसकी फ़िक्री गहराई है क्या? आइए ज़रा टेस्ट तो करते हैं। मैं किसी को गाली देता हूँ, ना तज़हीक करता हूँ, ना पर्सनल बेसिस पे आता हूँ। इंसान हूँ, कभी भूल-चूक में हो जाए तो मैं सबसे पहले मैं अपना हाथ उठा के मैं माज़रत करता हूँ कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये लफ़्ज़ मुझे नहीं कहना चाहिए था। दैट ह्यूमनली वो चीज़ें पॉसिबल हैं। तो मैं आपसे मैं दोबारा इम्प्लोर करूँगा कि ये अपनी-अपनी जगह सारे ही लंबा कश लगा के ऐसे कहते हैं ना कि इस्लाम के कितने दिन रह गए हैं? दूसरा किसी वो भी लंबा कश लगा के कहता है, मेरा ख़्याल है 5-7 साल ही हैं। वो दोनों मुतमिन हो जाते हैं। ओ मेरे शहज़ादों, एक-दूसरे को मुतमिन ना करो। यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, आपसे बात करें ताकि पता तो चले ना कि वो जो अपने ख़्वाबों में अपने इस्लाम को ख़त्म करके बैठे हुए हैं, तो आप उन ख़्वाबों से आपको जगाएँ तो सही। ख़ैर बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। सागर भाई अभी मैंने अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नहीं बात नहीं नहीं, करिए। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। कैसर साहब, पता नहीं आज एथियस्टों को सैरस को हो क्या गया है, कभी ये फिरका वारियत पे घुस रहा है, आज इनको कादियानियों से बड़ा रहम हो रहा है। मैं बस एक चीज पूछता हूँ, कैसर मतलब मुझे कादियानियों के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन आपने जितना अगर स्टडी किया कादियानियों का, तो क्या कादियानी एथियस्टों को ये मान सकते हैं कि वो भी जन्नती या फिर वो बेस्ट क्रीचर्स हैं, मतलब कादियानियों के स्टैंडर्ड से? अगर एक मिनट के लिए आप कादियानी बन के सोचें, जिनसे ये इतना नहीं, नहीं, रहम मैं कर रहे हैं हैरस, मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, ज़ाती तौर पे तो मैं लानत भेजता हूँ इस सोच पे भी कि उनको वो बन के सोचें। जहाँ तक ये ताल्लुक है एथियस्ट का उनके साथ प्यार, देखिए ये सिर्फ़ इस्लाम के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। जैसे जी। एथियस्ट और ईसाइयों का आपस में कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता, एथियस्ट और सनातनियों का हिंदुओं का आपस में कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे इनका भी कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। वो कादियानी जो है वो तो कहते हैं ना कि हम तो बिल्कुल इस्लामिक मॉडल पे हैं। फ़र्क हम में और स्टैंडर्ड मुसलमान में ये है कि वो अ, उ उस मॉडल में हमने एक नबी और ऐड किया हुआ है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और हमारे ईमान का हिस्सा है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और हम लेकिन जहाँ ये तक भी, नो, ताल्लुक मैं ये है, कह रहा था कि वो ये कहते हैं कि हम हम जो लोगों है, को जी, जी। मैं ये कह रहा था वो ये कह रहे थे, वो ये भी कहते हैं कि हम मॉडर्न ख्यालों पे हैं और वो जिहाद में बिलीव नहीं रखते। कौन है? कादियानी कहते कादियानी, हैं? कादी हाँ, कादियानी भी हाँ। कहते हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत इज मच बेटर देन इस्लामिक हुकूमत, इनके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा है। हाँ, ये बातें कुछ इसी वजह से वो सारा फ़ेम वगैरह भी मिला था। लेकिन इन कादियानियों का एक है आदमी, खाकसार नाम के साथ वो आता है, तो उससे जी। मैंने कहा है कि वो डिबेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। तो मैंने उसे कहा है कि आप एक ऑफ़िशियल इजाज़तनामा ले आएँ अपने इदारे से, तो आपसे डिबेट भी कर लेंगे। लेकिन वो उस तरफ जाता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसको मिलना नहीं है। ख़ैर छोड़े, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। मैं बस ये अ, कहना चाहता हूँ, कैसा रहमत साहब, जाने से पहले, कि बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जितना पढ़ा है इनको, क्या कादियानी इनको मान सकते हैं गुड क्रिएचर्स, और अपना मान सकते हैं, क्या ये मान सकते हैं कि ये जन्नती हो सकते हैं एथियस्ट, क्योंकि ये खुदा का डायरेक्ट इनकार करते हैं। हैरिस सुल्तान इज वन ऑफ दोस कि नो, देयर इज नो गॉड, कादियानियों के नहीं, स्टैंडर्ड से। जैसे मैंने कहा ना कि मैं कादियानियों की तरफ से एक बात भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर वो सच्चे हों,
دیکھیں نا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ نہیں, قرآن کی روشنی میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے, لیکن جی قرآن میں بھی تو لکھا ہوا ہے نا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں کہ جی خاتم النبیین کا معاملہ ختم ہو گیا. وہ قرآن کو اتنا جی مانتے ہوں تو وہیں پہ مان جائیں نا. اس لیے میں ان کی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا کہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے. ہمارا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے. اگر وہ ختم نبوت پہ ایمان لے کے آتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, ہمارے دینی بھائی ہیں. نہیں ہیں تو وہ جانے, ان کا کام جانے, میں کیوں ان کی طرف سے کچھ چیز اسیوم کروں. ٹھیک ہے. کیسا احمد صاحب, میں چلتا ہوں, جزاک اللہ خیر. بس میں یہ کہہ رہا تھا, آپ نے وہ خاکسار کے بارے میں کیا بولا, پھر سے بول دی. بس میں جانے سے پہلے سننا چاہتا ہوں, آپ نے کہا کہ ڈیبیٹ کے لیے وہ کیوں نہیں آ رہا, آپ نے اسے کیا شرط خاکسار رکھی تھی؟ کو بس جرمنی میں ادارہ ہے, میں نے کہا ہے کہ وہاں سے آفیشیل اجازت نامہ لے کے آؤ کہ تم ڈیبیٹ کر سکتے ہو, اس لیے کہ کل ہم نے یہ ڈیبیٹ کہیں اور دکھانی ہے, تم نے بھی کہیں اور دکھانی ہے, تو وہ تمہیں ڈس آن کر دیں, وہ کہیں کہ نہیں تو ہمارا بندہ ہی نہیں ہے, تو یہ تو کوئی طریقہ ٹھیک نہ ہوا. سوشل میڈیا پہ ٹھیک تو ہے, روز کامنٹ رہتے ہو نا, تو پروف مانگ آفیشیل رہے ہیں کہ وہ ایک قادیانی ہے یا authority, نہیں. ہاں نہیں, ایک اتھارٹی لیٹر سے کہ ہمارے بہاف پہ آیا ہے, تاکہ پھر جب وہ اس کی شکست ہوگی, جو کہ انشاءاللہ ہوگی, تو وہ اس کے پورے ادارے کی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جی شاید ادارہ اسے سرٹیفائی نہیں کرتا, یا یہ اس کو نہیں جاتا, تو وہ لے کے آئے تو وہ بات ہو جائے گی. ادروائز تھینک یو کیسر صاحب, تھینک یو کیسر صاحب فور گیونگ می ٹائم. اینڈ ون تھنگ, بس میں جانے سے پہلے کہنا تو دیز قادیانیز آر ویری رچ. کہتے ہیں نا بڑا لمبا کھینچ جایا کرتے ہیں ویسے. بہت پیسہ ہے ان کے پاس. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بس پیسوں کی کمی نہیں ہے, کہ انگلینڈ پورا سپورٹ کرتا ہے. چلیے چلتے ہیں, جزاک اللہ خیر. تھینک یو کیسر احمد صاحب فور گیونگ می ٹائم. اس سے ہیرس کے بختوں کو سمجھ میں آئے گا کہ جو ہیرس کر رہا ہے وہ سے بیوقوف بنا رہا ہے ان کو. اور وہ کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ, ریلی ریلی اپریشیٹ دیٹ. رائٹ, تھینک یو. نیکسٹ میرے ساتھ نام سے اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا کیا سسٹم ہے, تو چلے میں ایک آرڈر میں ہی لے لیتا ہوں. ایم ڈی اشتیاق صاحب, آپ میرے ساتھ ہیں, ویلکم آن بورڈ. کیا کہنا چاہیں گے؟ خود کو انمیوٹ کیجیے گا ایم ڈی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اپنا سمجھ. اللہ کا شکر جناب, فرمائیے. سر آپ تو میرے بارے میں جانتے ہی ہوں گے سر, میں بہت دفعہ آپ کی اسٹریم میں آیا ہوں. جی جی یاد ہے؟ فرمائیے فرمائیے. جی مجھے آپ کا نام یاد ہے, میں باقی اگر کہیں سے بھول گیا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا. فرمائیں آپ. سر میرا ایمان بیچ مزدار میں پھنسا ہوا ہے. سر میرا دو کوشچن تھا سر, اگر اس کا آنسر مجھے اس کا آنسر چاہیے تھا, اور وہ آنسر فرمائیں اگر جناب, مل جائے. فرمائیں. کوشچن یہ تھا کہ مجھے آپ سے گاڈ آف دا گیپس والا آرگیومنٹ پہ بات کرنا. پہلے اس پہ کر لیتے ہیں تاکہ پھر بات جو ہے وہ بہک نہ جائے بیچ میں. سو اسی پہ گاڈ ہاں پہ اسی پہ شک و کرتے ہیں. شبہات. ٹھیک ہے, گاڈ آف دا تو گیپ آرگومنٹ پہلے میں آڈینس کو ایکسپلین کر دوں, جن بھائیوں کو بھی نہیں پتا. گاڈ آف گیپس آرگومنٹ بیسکلی ہم پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم خدا کو ثابت نہیں کر سکتے, ہماری ایکسپلینیشن میں ایک گیپ آتا ہے, تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ بس خدا نے کیا ہے, بس خدا نے کیا. تو یہ گاڈ آف دا گیپس آرگومنٹ ہے کہ ہم نے صرف خدا کو گیپس پر کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. دیکھیں, جو استخراجی منطق ہے, یہ جسے لاجیکل ڈیڈکشن کہا جاتا ہے, اس کے اپنے رولز ہیں. ہم جب لاجیکلی ڈیڈکٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ گاڈ آف گیپس نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کلام کوزمولوجیکل آرگومنٹ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی آغاز ہوتا ہے, یعنی کہ جب وہ نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد وہ کسی سٹیج پہ اس کا آغاز ہوتا ہے, اٹ بگنز ٹو ایگزسٹ, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, ایک کوز ہوتا ہے. جو یونیورس ہے یہ اٹ بگین ٹو ایگزسٹ, یہ وجود میں آیا ہے, تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. ٹھیک, تو یہ گاڈ آف دا گیپس نہیں ہے. یہ منطق کے اصولوں کے, لاجک کے جو پرنسپلز ہیں اس کے عین مطابق ہے کہ ہم لاجیکلی ڈیڈکٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں خود بخود رینڈملی ایگزسٹنس میں نہیں آ جاتی ہیں. البتہ ایوولوشن آف گیپس کا آرگومنٹ بڑا زبردست ہے کہ ہمارے ایوولوشنسٹ جس جگہ پہ پھنس جاتے ہیں وہ نیچرل سلیکشن پہ ڈال دیتے ہیں. کہیں بھی کوئی چیز پھنس جاتی ہے, نیچر نے سلیکٹ کیا اور یہ ہو گیا. نیچر نے سلیکٹ کیا, کتنی کہانی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک سیل سے لے کر نیچر سلیکٹ کرتی آ رہی ہے. جہاں پہ کسی آرگومنٹ میں پھنس جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں well that was natural selection. اور آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ چل کے دیکھ لیں, کیا وجہ تھی کہ اسٹرالوپیتھیکس وہ ایوولو ہوئے اور اگلی اسپیشیز میں چلے گئے, پارٹ آف وچ از ہیومن ہیبلس فار ایگزامپل. وائی نیچرل سلیکشن.
अच्छा वो क्यों आगे बढ़ गए, होमो हैबिलिस जो है वो क्यों होमो इरेक्टस, नेचुरल सिलेक्शन, यानी हर चीज के गैप में। और ये जो दूसरा हमारा जो ग्रुप है एवोल्यूशनिस्ट का, क्या उन्हें कहते हैं, जो थर्ड वे एवोल्यूशन वाले हैं, वो इसी चीज पे ही इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये नेचुरल सिलेक्शन को तो आपने खुदा का दर्जा दिया हुआ है, जहां पे कोई समझ नहीं आती। जैसे मुसलमानों को या खुदा को मानने वालों को, बाकी मज़ाहिब वालों को आप कहते हैं कि ये तो गॉड ऑफ गैप्स है, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं, एंड दैट्स वेरी ट्रू। तो हम लॉजिकल डिडक्शन की बात करते हैं, गॉड ऑफ गैप्स हमारी तरफ से कोई गॉड ऑफ गैप्स नहीं है। सिर्फ एक हमारी तरफ से आर्गूमेंट से, जिसे थियोडिसी कहा जाता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि यस देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एड अप नहीं करती हैं। उसके लिए हम ये समझते हैं कि चूंकि हमारा इल्म वो नहीं है जो अल्लाह का इल्म है, देयरफॉर हम कंसीड करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो हमारी हम्बलनेस है, वो हम गॉड ऑफ गैप्स नहीं है। क्योंकि गॉड ऑफ गैप्स तो होता है ना कि हम कुछ भी साबित ना कर सकें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि वो हम कहते हैं वो गलत है, हम ये कहते हैं हमें समझ नहीं है उसकी, एंड दैट्स दैट। वो थियोरिसी की बात है, उसके अलावा कहाँ पे गॉड ऑफ गैप्स आपको नजर आता है, मुझे बताइएगा। सर मेरा कहना ये था कि जैसे एक वक्त था जब हम नहीं जानते थे कि ये ज़मीन आसमान चांद तारे ये किस तरह वजूद में आए हैं। तो ठीक है। उस समय जब हमें ये नहीं पता था तो गॉड के अपोलॉजिस्ट ये कहते थे कि ये सब जो है खुदा ने बनाया। और जब हमें ये पता चल गया कि ये नेचुरल लॉ की बेस पे ऑटोमेटिक बनते हैं, तो फिर गॉड के अपोलॉजिस्ट फिर अब हमें ये पता नहीं है कि ये नेचुरल लॉ कैसे वजूद में आए हैं, तो गॉड के अपोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये लॉ खुदा ने बनाया। इसी पे गॉड ऑफ द गैप्स यहाँ पे आ गया ना। ठीक, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक आदमी आपसे कहता है कि एक गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई है, तो कौन लेके आया है? वेल, ड्राइवर लेके आया है। राइट, गाड़ी के प्रोसेस हैं। अब जब हम कहते हैं ड्राइवर लेके आया है, तो हम ये एक आसान बात में एक समरी बता देते हैं। हम उसकी पूरी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाते कि उसने क्लच दबाया, फिर गाड़ी गियर में डाली, और फिर वो गाड़ी थोड़ी सी क्लच रिलीज किया, बाइटिंग पॉइंट पे आया, एक्सीलरेटर को दबाया, गाड़ी आगे चल पड़ी, सर्टन स्पीड पे गई, फिर उसने क्लच दबाया, फिर दूसरा गियर लगाया, वगैरह वगैरह। हम तफसील में नहीं जाते, हम कहते हैं एक प्रोसेस है ना, वो चल रहा है। अब एक आदमी गाड़ी के इंजन को समझ जाता है कि गाड़ी का इंजन ऐसे काम करता है, और कहता है कि नहीं, ये तो लॉज हैं गाड़ी को चलाने के लिए, वो पूरे के पूरे वहां पे तो फिजिकल लॉज हैं। एक्चुअली वो फिजिकल लॉज हैं, वो तो नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, लेकिन है तो बस ठीक है। डज दैट मीन कि आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है? आप कह सकते हैं कि ड्राइवरलेस कारें होती हैं, दैट्स वेरी ट्रू, बट डज दैट मीन कि आपको उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, जो कि ये देखती है कि अगली गाड़ी कितने दूर है, मैंने यहाँ ब्रेक लगानी है, यहाँ पे इंडिकेटर यूज करना है, यहाँ पे मैंने लेन चेंज करनी है। इट्स ऑल देयर। फर्क सिर्फ ये है कि एक सिंपल जवाब है और एक ज्यादा तफसील के साथ जवाब है। जो लोग ये कहते हैं कि नेचुरल लॉज के तहत सारा कुछ हो रहा है, मैं उनसे कहता हूं कि उनसे ज्यादा कोई आदमी भी यानी चांस ऑफ गैप्स रखने वाला कोई नहीं है। मैंने ये बात बड़ी दफा कही है, मैं फिर दोहरा देता हूं कि जब ये यूनिवर्स बना, तो इस यूनिवर्स में किसी जगह पे भी जिंदगी को अकोमोडेट करने के लिए जो मैस और एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए थी, वो इतनी प्रिसाइज है कि अगर रैंडमली अगर आप बनाएं, तो उसका चांस बनता है 1 in 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 123। लिटरली इस कायनात की सारी चीजें आप इकट्ठी कर लें, एक पे सब पे आप 1 2 3 4 लिखना शुरू करें, तो ये नंबर फिर भी बड़ा है कि इतने चांसेस में से एक। और वो सिर्फ एक नहीं है, उसके बाद हमारी आगे रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स की आपस में फाइन ट्यूनिंग है। इसको टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट या फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट कहा जाता है, जो हर सेकंड में ही काम कर रहा है। अगर आपका ये ख्याल है कि ये सारे का सारा बगैर किसी डिजाइन के चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है, गुड लक, फाइन, हमें आप हंसने का मौका दें। आपसे मुराद ये नहीं कि आप, जो लोग ऐसा कहते हैं, फाइन, हम जरूर हंसेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन खुद को रैशनलिस्ट ना कहें, खुद को अकलियत पसंद ना कहें, और ये ना कहें कि हमने हर चीज में गॉड डाला हुआ है, जबकि लिटरली आपने हर चीज के अंदर चांस डाला हुआ है। तो इट्स नॉट गॉड ऑफ गैप्स आर्गुमेंट, इट्स चांस ऑफ गैप्स आर्गुमेंट। ये फरमाइए सर, ये गॉड ऑफ द गैप्स नहीं है सर। एक वक्त था जब आपको पता है गॉड ऑफ गैप्स क्या होता है? जानते हैं? यस सर, कुछ कुछ जो जानते हैं मुझे वो बता दें, फिर मैं एक्सप्लेन करके आपसे इजाजत लूं, आगे बढ़े हम। गॉड ऑफ द गैप्स ये ना सर, जैसे अगर
हम्म, कोई जैसे एक मिसाल काम देता करते अभी हैं, हमको, एक काम कर लेते जैसे हैं, अभी हाउ अबाउट जी दिस कि नेक्स्ट टाइम आप इसको थोड़ा पढ़ के आ जाएं, तो आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी, और जो लोग वेट कर रहे हैं उनका भी। बेहतर नहीं है ये? ओके सर, लेकिन एक एक और सवाल था सर, पूछ लो। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिएगा। एथियस्ट के तरफ से एक आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है कि दुनिया में इतना ज़्यादा इवेल है, इसी कारण, इतना इवेल होने के कारण हम ये कहते हैं कि इस कायनात का खुदा नहीं हो सकता। अगर खुदा होता तो दुनिया में इतना ज़्यादा इवेल नहीं होता। इस पे मैंने आपका काउंटर आर्गुमेंट सुना था कि आपके पास आपने ऐसा यूनिवर्स देखा है जहाँ पे इवेल नहीं है, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है। उस बेस पे बोल रहे कि वहाँ सिस्टम बहुत अच्छा था और सही। यहाँ बुरा है। इसीलिए आपके पास वैसा कोई और वो आप अपने वैसा जी जी उमरा, यूनिवर्स देखा है जिस बेस पे आप कह रहे हैं कि यहाँ इवेल है, इसीलिए जी इस कायनात का खुदा नहीं है। सही। तो इसी लॉजिक को हम दूसरी जगह जगह अप्लाई करते हैं सर। जैसे आप फाइन ट्यूनिंग की बेस पे आप जो खुदा को साबित करते हैं ना कि इस कायनात ये कायनात इतना ज़्यादा फाइन ट्यून्ड है, तो नहीं नहीं, फिर नहीं करते। ये भी गलत फहमी है एथियस्ट की कि हम फाइन ट्यूनिंग की बेस पे खुदा को साबित करते हैं। ये असल में, अगर आप फिलॉसफी को डीपर लेवल पे नहीं पढ़ते, आपसे मुराद मैं, आप कोई भी, और आम तौर पे जैसे हमारे एथियस्ट हैं कि वो इंटरनेट से आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के तो वो समझते हैं कि दे अंडरस्टैंड फिलॉसफी, ये गलती उनकी तरफ से होती है, और फ्रैंकली हमारे मुसलमानों की तरफ से भी होती है। हम टेलियोलॉजिकल आर्गूमेंट से खुदा को साबित नहीं करते। हम किसी भी जो स्कोलास्टिक फिलॉसफीज के आर्गूमेंट्स क्लासिक हैं 3, उनमें से किसी से भी नहीं करते। हम सिर्फ देखें, फिलॉसफी में आप ईंट के साथ ईंट जोड़ के अपने फाइनल पॉइंट तक पहुंचते हैं। ये इस आर्गूमेंट्स की पूरी दीवार में से सिर्फ एक आर्गूमेंट है, टेलियोलॉजिकल आर्गूमेंट। जो आदमी आपसे ये कहता है कि टेलियोलॉजिकल आर्गूमेंट की बेस पे मैं खुदा को साबित कर रहा हूं और सिर्फ इसी की बेस पे साबित कर रहा हूं, आप यकीन करें उसे फिलॉसफी का कुछ नहीं पता। मैं माजरत के साथ कहूंगा, जो आदमी ऐसा सोचता है उसे कुछ नहीं पता। ये एक आर्गुमेंट्स की को इंस्टिगेट करता है, सीरीज ऑफ आर्गुमेंट्स। इसके अंदर फिर आर्गुमेंट्स के साथ आर्गुमेंट्स जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। खुदा के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। वी अस्यूम कि अगर कोई खुदा है तो वो किस तरह का होना चाहिए, अगर वो इस तरह का है तो क्या हमें उसका कोई एविडेंस कायनात में मिलता है। बड़ी देर के बाद हम जाके पहुंचते हैं खुदा के बाद के एक ऐसा खुदा है जो कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ एक ऐसी एजेंसी नहीं है कि जो इनडिफरेंट है जो कुछ हो रहा है। वो खुदा ऐसा है कि जो इसको हर लम्हे में मेंटेन कर रहा है। उसके बाद फिर आर्गूमेंट्स की नेचर चेंज हो जाती है कि वो खुदा का सही तस्वर कहाँ मिलता है। इस्लाम में मिलता है, सनातन में मिलता है, अपना यहूद के पास है, ईसाई के पास है, किसके पास है। तो अल्लाह ताला तक तो पहुंचते पहुंचते बड़ा टाइम लग जाता है। ये गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि हम टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट से खुदा को साबित करते हैं। सर इसे एक ईट ही अगर मान लिया जाए, जैसे खुदा को साबित करने के लिए एक ईट ही अगर मान लिया जाए कि तो फिर इस आप जो इस ईट को जो बनाए, तो जैसे आप कहते हैं कि इस कायनात इतना फाइन ट्यून्ड है, इसीलिए इस कायनात का खुदा होना चाहिए। तो आपसे भी ये सवाल हो सकता है कि आपने ऐसा कायनात देखा होगा जो फाइन ट्यून्ड नहीं हो, और आप इस कायनात में इस कायनात को इतना ज़्यादा फाइन ट्यून ठीक है, मैं कह आपकी बात के समझ खुदा गया, को साबित करें। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन समझ आप गए? देख लें कि अब आपका जो अमल है उसकी वो सज़ा मुझे मिल रही है। मोहम्मद उनैस साहब का कमेंट है कि मॉडरेटर चाहिए, बड़े स्लो जा रहे हैं। अब मॉडरेटर मेरे पास है नहीं, मोहम्मद उनैस साहब, आई एम वेरी वेरी सॉरी। उख्ती तो बड़ी तेज़ जाती हैं, बट ओके, मैं जल्दी से इसको एड्रेस करता हूँ ब्रदर। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं ना, ये मल्टीवर्स का आर्गूमेंट है कि बहुत सी अगर यूनिवर्सेस हैं तो उनमें से एक ये वाला है, तो इस पे हम ये शायद जो है वो सही बन जाता हो। ये एक मफरूज़ा है, मैं मफरूज़ों को एंटरटेन नहीं करूँगा। कि अगर तो आपके पास कोई सबूत है कि बहुत से यूनिवर्सेस हैं, ख्याल नहीं है,
एविडेंस है, और उनमें वो सारे के सारे ठीक नहीं हैं या अक्सरियत ठीक नहीं है और हमारे वाला ठीक है, तो ये बाय चांस हो सकता है। ट्रू, ओके, ये अच्छा आर्गूमेंट होगा। लेकिन अगर हमारे पास इस चीज़ का कोई एविडेंस ही नहीं है, तो फिर हम अपना ह्यूमन एक्सपीरियंस अप्लाई करेंगे उसी चीज़ पे जो कि वजूद रखती है, और वजूद क्या रखता है? एक ये कायनात जो कि ऑब्जर्वेबल है। तो इसमें हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस ये है कि कोई चीज़ बाय चांस इतनी ज़बरदस्त तरीके से इंटरकम्पैटिबिलिटी के साथ नहीं चलती है जितना ये apparatus चल रहा है। देयरफॉर इट गिव्स अस द रीज़न टू बिलीव कि इसके पीछे एक क्रिएटर है। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। ठीक है सर, इजाज़त ले लूँ आपसे मैं अब। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। आप तशरीफ़ लाए। काइंडली स्टूडियो भी छोड़ दीजिए ताकि आपको फिर अपना और लोग जो हैं वो आ सकें। आसिम इफ्तिखार साहब तशरीफ़ लाए हैं। आसिम भाई, वेलकम ऑन बोर्ड सर, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से। मुझे लगा आज मैं आवाज़ आ रही है मॉडरेटर आपको का आसिम काम भाई? कर जी आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? सॉरी, आपकी आवाज़ टूट रही है एक्चुअली। आई एम सॉरी। अब आ रही है? अभी भी टूट रही है आवाज़? आसिम भाई, अपने माइक्रोफ़ोन का कुछ कीजिएगा। आई थिंक आपकी आवाज़ टूट रही है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड आसिम भाई। अब देखिए, मैं इतनी देर में मैं देसी न्यूज़ साहब को मैं लेता हूँ। जी देसी न्यूज़ साहब, वेलकम ऑन बोर्ड, क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे साहब? सब बिल्कुल खैरियत? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम जब ये ठीक। कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र, तो कभी कभी आप भी उस जुमले को मिस करते हैं? आउट ऑफ जी जी, क्यूरियोसिटी पूछ रहा मैं हूँ। डेफिनेटली मिस करता हूँ। मैं तो बल्कि यूज करता हूँ कई दफा। जब भी कोई मुझे कहता है ये कर लेना, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह। लिंग्विस्टिक तरीके से तो और सारी बात है, आपको पता है मेरी वाइफ, मेरे पूरे फैमिली मुसलमान ही है। तो व्हेन उनके साथ जब हैंग आउट होते हैं तो ऑब्वियसली मैं उनको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। तो आई ऑलवेज यूज लाइक हाँ चले चले चले, इंशाल्लाह हो जाएगा ये काम, या जो भी है, नहीं, वो तो लिंग्विस्टिक तौर पे। खुद कबर में फैसल अनकंफर्टेबल भाई, होने अब के लिए आवाज़ तैयार मेरी है, आ लेकिन रही है? उनको नहीं करना। माजरत, जी जी, आ रही पीछे बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं जब तक हूँ मॉडरेशन का काम कर देता हूँ आप। मुझे बहुत खुशी होगी सर अगर आप ये काम कर सके तो। जी इंशाल्लाह। That'd be so very kind of you actually। जी देसी न्यूज़ साहब, फरमाइए सर। जी जी, ठीक है। तो मैं उस पे आ जाता हूँ जो आपने अभी कमेंट कहा था कि मुझे आपकी एक्चुअली पोजीशन समझ नहीं आती। आपका आपका क्लेम है कि आप एवोल्यूशन को बिलीव नहीं करते, लेकिन आप फिर भी माइक्रो को बिलीव करते हैं, जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस आई है, उसको आप कहते हैं कि वो एवोल्यूशन की बेस पे आई हैं। डॉग्स जो हैं, जैसे जितने भी ब्रीड्स हैं, वो एवोल्यूशन के लाइक इवॉल्व किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सेलेक्टिव प्रेशर डाल के, जो ह्यूमंस ने उन पे सेलेक्टिव प्रेशर डाला है कि इस डॉग को जरूरी इसके साथ है। जरूरी नहीं है, नेचुरल नहीं, भी तो हो सकता है। आपका क्या व्यू है कि आप किस टाइप की एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं? थैंक यू। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये आपका जो पढ़ा लिखा तरीका है, ये हमें अच्छा लगता है कि फ़तवे के बजाय आप पूछ लेते हैं। आपकी कम्युनिटी में बड़े कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं, सो थैंक यू आपने पूछा। मेरा व्यू बड़ा सिंपल है कि हम माइक्रो एवोल्यूशन की टर्म लूज़ली यूज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन एक्चुअली इसका मतलब एडैप्टेशन है कि जो इंट्रा स्पीशी एक तगय्युर है, चेंज है, उसका बहुत ज़्यादा एविडेंस पाया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने डॉग्स का बताया, बहुत सी उनकी किस्में हैं, बिल्लियों की बहुत सी किस्में हैं। इंसान हैं, इवन इंसान मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ उनके कहीं कद कद ज़्यादा हैं, कहीं कद कम है, कहीं नाक नथने बड़े हैं, कहीं छोटे हैं, कहीं रंग सफ़ेद है, कहीं काला है। या श्योर, आई मीन दैट दोज़ थिंग्स आर परफेक्टली फाइन। लेकिन मेरा प्रॉब्लम है जो डार्विनियन इवोल्यूशन के एक मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट, इससे प्रॉब्लम है। और दूसरे इसकी जो अनफाउंडेड असर्शंस हैं कि ये सारे का सारा ऑटोमेटिकली होता है, और इनकम्पैटिबिलिटी है साथ उसके कि नेचर इनडिफरेंट है, लेकिन नेचर केयर करती है इतनी कि आपकी उन म्यूटेशंस को सिलेक्ट कर लेती है जो कि बेनिफिशियल होती हैं, विदाउट इवन एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म कि वो कैसे प्रिडिक्ट करती है कि ये बेनिफिशियल कैसे होंगी इन फ्यूचर, गिवन द फैक्ट कि फिनोटाइप तो बहुत बाद में आता है जीनोटाइप के। ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा वो चीज़ें जो डायरेक्टली इवोल्यूशन को रिफ्यूट करती हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग, जैसे जेनेटिकली स्पीकिंग प्रोहिबिटिव टाइम है, जियोलॉजिकल मैं चाहूँगा प्रोहिबिटिव टाइम है, जो हमारे जीनोम की लिमिटेशंस हैं एंड सो फोर्थ। ऑफ कोर्स वो तो अपनी जगह पे डायरेक्ट कॉन्ट्रोडिक्शन है, लेकिन ये जो क्लेम्स हैं बजाते खुद चूंकि इनके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं इनको नहीं मानता। तो आप कह रहे हैं इन क्लेम्स की कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो मुझे आप बड़ी खुशी होगी अगर आप दे सकें तो। तो जो एकेडमिक पेपर्स हैं, इनके ऊपर जो लिखा होता है कि भाई कि अब जैसे आप भी एक्सेप्ट करते हैं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि किसी भी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं,
ان کی اوپینین لینی چاہیے. اور جیسے آپ بھی اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ اجماع، جیسے کہ اسلامک اسکالرشپ کا بھی ایک اجماع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی جی کہ کوئی حدیث ہے، اب آپ کہیں گے کہ بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، میں کہوں گا نہیں